सर अक्टूबर 2023 से जीएसटी में आरसीएम के अंदर क्या क्या चेंजेस आए हैं। हे गाइस, मैं हूं विवेक फ्रॉम फिनटेक्स प्रो, जहां पर हम बात करते हैं फाइनेंस एंड टैक्सेशन की। मेरे पास काफी क्वेरीज आ रही थी कि सर आरसीएम की एक अपडेटेड लिस्ट दे दो, क्या क्या चेंजेस है उसके अंदर वो बता दो, और जो आज की डेट में अक्टूबर 23 के ऑनवर्ड जो आरसीएम की लिस्ट है वो प्रोवाइड कर दो। आज के सेशन में आपको मैं कंप्लीट आरसीएम की लिस्ट प्रोवाइड करने वाला हूं, कौन कौन सी गुड्स के ऊपर, कौन कौन सी सर्विसेज के ऊपर आरसीएम लगता है, और सारी अमेंडमेंट नोटिफिकेशन और अपडेट्स के साथ में आपको मैं देने वाला हूं। विदाउट एनी फर्दर डू स्क्रीन पर चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। कई सेशन स्टार्ट करने से पहले अगर आप जीएसटी आईटीआई टीडीएस सीखना चाहते हैं तो आप फिनटेक्स प्रो के प्रैक्टिकल कोर्सेज चेक कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, जहां पे आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। और अगर आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं तो आप अपनी टीम के लिए, अपने स्टाफ के लिए भी डेफिनेटली चेक कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे कोर्सेज का लिंक मिल जाएगा। चलिए सर, डिस्कस करते हैं आरसीएम की अपडेटेड लिस्ट। जीएसटी के अंदर कौन कौन सी गुड्स के ऊपर, कौन कौन सी सर्विसेज के ऊपर आरसीएम लगेगा। अभी हमें अक्टूबर 2023 में 3 अक्टूबर 2023 तक जो अपडेटेड लिस्ट है वो आपको मैं देने वाला हूं। ध्यान से देखिएगा पूरे सेशन को। अगर गुड्स की बात करूं तो बहुत स्पेसिफिक गुड्स के ऊपर ही यहां पर लगता है। अच्छा, मैं एक क्लैरिफिकेशन दे देता हूं। यहां पर यूआरडी परचेज जो होती है, अनरजिस्टर्ड पर्सन से जब आप परचेज करते हैं तो पहले वहां पे एक लिमिट हुआ करती थी 5,000 रुपए की, वो लिमिट अब हट चुकी है। तो यूआरडी परचेज जब आप करते हैं, यानी अनरजिस्टर्ड पर्सन से जब आप परचेज करते हैं, वहां पर कोई भी आरसीएम की बात नहीं आती है आज की डेट में। साथ ही में अगर बात करें, कुछ स्पेसिफिक गुड्स और कुछ स्पेसिफिक सर्विसेज गवर्नमेंट ने नोटिफाई की हुई हैं, उन गुड्स और सर्विस को डिस्कस कर लेते हैं जल्दी से। गुड्स की अगर बात करूं तो बहुत लिमिटेड गुड्स गवर्नमेंट ने बताई है जहां पर आरसीएम लगेगा। एक एक करके डिस्कस कीजिए। तो यहां पर सबसे पहले कैश्यू नट्स जो होते हैं, नॉट शेल्ड और पील्ड, तो मतलब छिले हुए जो काजू होते हैं उनकी बात नहीं की जा रही, जो कैश्यू नट्स होते हैं उनकी यहां पर बात की जा रही है। और वो कौन, एग्रीकल्चरिस्ट जब बेचता है किसको, किसी रजिस्टर्ड पर्सन को जब वो बेच रहा है, इन दैट सिनेरियो आरसीएम लगता है। सेकंड, बीडी रैपर लीव जो होती है, जिसको हम तेंदू लीव्स बोलते हैं, तो कोई एग्रीकल्चरिस्ट जब किसी रजिस्टर्ड पर्सन को वो बेचता है, इन दैट सिनेरियो आरसीएम में उस रजिस्टर्ड पर्सन को लायबिलिटी पे करनी होती है। आरसीएम बहुत सिंपल कंसेप्ट है। अगर आप डिटेल में ये समझना चाहते हो आरसीएम क्या है, इसका इनवॉइस कैसे बनाया जाता है, या इसका पॉइंट ऑफ टैक्सेशन क्या है, उसके लिए अकाउंटिंग एंट्री आरसीएम की कैसे होती है, उसके लिए मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई हुई है। डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक भी मिल जाएगा। अगर आप वो सारी चीजें सीखना चाहते हो प्रैक्टिकल वे में तो वो वाला सेशन चेक कीजिएगा। आज हम लिस्ट समझ रहे हैं कौन कौन से गुड्स और कौन कौन से सर्विसेज के ऊपर अप्लाई होता है आरसीएम। ओके सर, नेक्स्ट जो आपकी गुड्स आती है, टोबैको लीव्स जो होती हैं, अगर कोई एग्रीकल्चरिस्ट किसी रजिस्टर्ड पर्सन को बेचता है तो वहां पे आरसीएम की बात आती है। सिल्क यार्न, अ पर्सन हु मैन्युफैक्चर सिल्क यार्न फ्रॉम रॉ और सिल्क वॉर्म कुकून फॉर सप्लाई ऑफ सिल्क यार्न, तो वो कोई रजिस्टर्ड पर्सन को जब वो बेचा जाता है, इन दैट सिनेरियो जो रजिस्टर्ड पर्सन है उसको आरसीएम के अंदर जीएसटी की लायबिलिटी पे करनी होती है। रॉ कॉटन, जब कोई एग्रीकल्चरिस्ट रॉ कॉटन बेचता है किसको, किसी रजिस्टर्ड पर्सन को, तब वहां पर जो रिसिपेंट है उसको वहां पर जीएसटी की लायबिलिटी पे करनी होती है। उसके बाद सप्लाई ऑफ लॉटरी, लॉटरी की जो सप्लाई होती है, कोई स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरेटरी या लोकल अथॉरिटी जो लॉटरी डिस्ट्रीब्यूटिंग एजेंट्स होते हैं जो उनको बेचती है, तो वो जो एजेंट है उस एजेंट की लायबिलिटी होती है आरसीएम के अंदर उस पर जीएसटी पे करने की। नेक्स्ट अगर बात करें, यूज्ड व्हीकल, सीज्ड एंड कॉन्फिस्केटेड गुड्स, ओल्ड एंड यूज्ड गुड्स, वेस्ट एंड स्क्रैप, ध्यान दीजिएगा इन सभी जगह पर आरसीएम लगता है। कब लगता है, जब वो सप्लाई किए जा रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरेटरी और अ लोकल अथॉरिटी के थ्रू। यानी अगर मान लीजिए मैं एक नॉर्मल पर्सन यूज्ड गुड्स बेचता हूं, मैं एक रजिस्टर्ड पर्सन हूं, क्या वहां पर आरसीएम की बात आएगी? नहीं। ये यूज्ड व्हीकल, सीज्ड और कॉन्फिस्केटेड गुड्स की बात की जा रही है जब वो सप्लाई किए जाते हैं किसके थ्रू, सेंट्रल गवर्नमेंट, सीजी, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरेटरी और लोकल अथॉरिटी, किसी रजिस्टर्ड पर्सन को जब वो सप्लाई करते हैं, इन दैट सिनेरियो बात आती है यहां पर किस चीज की, आरसीएम में लायबिलिटी को पे करने की। एंड लास्ट जो होता है प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग सर्टिफिकेट, जो है वो कोई रजिस्टर्ड पर्सन, जब एनी रजिस्टर्ड पर्सन किसी रजिस्टर्ड पर्सन को इशू करता है तो जो रिसिपेंट होता है उसको यहां पर आरसीएम के अंदर लायबिलिटी पे करनी होती है। तो टोटल 7 एंट्रीज आज की डेट में है जो आपको गुड्स के अंदर मिलती हैं। इनको एक बार ध्यान से चेक कर लीजिएगा। कैश्यू हो गए, बीडी रैप हो गया, उसके बाद टोबैको लीव्स हो गई, सिल्क यार्न, रॉ कॉटन, सप्लायर ऑफ लॉटरी, यूज्ड व्हीकल और प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग सर्टिफिकेट जो होते हैं, इन सिनेरियोज में गुड्स के केस में आपको क्या लगता है, आरसीएम के अंदर रिसिपेंट को लायबिलिटी पे करनी होती है। इंपॉर्टेंट चीज ध्यान दीजिएगा, कैश्यू नट, बीड़ी और टोबैको की जब बात होती है तो यहां एग्रीकल्चरिस्ट की बात की जा रही है। यानी अगर कोई ट्रेडर है, मान लीजिए मैं ट्रेडर हूं, मैं कैश्यू नट्स बेचता हूं,
मैंने कैश्यू नट्स खरीदे एक पर्सन से और मैंने दूसरे पर्सन को बेच दिया, मैं डिस्ट्रीब्यूटर हूं कैश्यू नट्स का, क्या वहां पर आरसीएम की लायबिलिटी आएगी? आंसर इज नो, क्योंकि जब एग्रीकल्चरिस्ट बेचेगा किसी रजिस्टर्ड पर्सन को तब खाली लायबिलिटी आती है। मैं तो ट्रेडर हूं, यानी मैंने एक रजिस्टर्ड पर्सन से खरीदा और एक रजिस्टर्ड पर्सन को आगे बेच रहा हूं, डिस्ट्रीब्यूटर हूं ना मैं, तो मैं तो रजिस्टर से रजिस्टर पे काम करूंगा। इन दैट सिनेरियो आरसीएम की कोई बात नहीं आती। आरसीएम के लिए आपको एग्रीकल्चरिस्ट जब किसी रजिस्टर्ड पर्सन को बेचेगा वहां पर आपकी आरसीएम की लायबिलिटी आएगी, इस चीज का ध्यान रखिएगा। ये तो बात है गुड्स की, बहुत ही लिमिटेड गुड्स गवर्नमेंट ने यहां पर नोटिफाई की हैं आरसीएम के पर्पस के लिए। अब बात करते हैं सर्विसेज की, कौन कौन सी सर्विसेज हैं जहां पर आपका आरसीएम के अंदर रिसिपेंट को जीएसटी पे करना होता है। सबसे पहली और सबसे कॉमन सर्विस जो सबको पता है, जीटीए की सर्विसेज। जीटीए की सर्विसेज जो होती हैं वहां पर आरसीएम लगता है गुड्स ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज की। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं क्लैरिफाई कर देता हूं, जो एक जीटीए होता है उसके पास दो ऑप्शन होते हैं। एक ये कि वो फॉरवर्ड चार्ज में टैक्स की लायबिलिटी पे करे, फॉरवर्ड चार्ज में 12% के हिसाब से उसको जीएसटी देना होता है एक जीटीए वाले को। दूसरा ऑप्शन ये होता है कि रिसिपेंट पे करे, यानी आरसीएम के अंदर रिसिपेंट पे करे। अगर मैं फॉरवर्ड चार्ज में ऑप्ट नहीं करना चाहता, इन दैट सिनेरियो रिसिपेंट की लायबिलिटी आती है एंड वहां पर रिसिपेंट 5% के अकॉर्डिंग जो है आरसीएम में जीटीए की लायबिलिटी पे करता है। ठीक है, तो ये चीज पहले क्लैरिफाई कर लीजिएगा। अगर जीटीए फॉरवर्ड चार्ज में रजिस्टर्ड है, इन दैट सिनेरियो ये वाले प्रोविजन आरसीएम के नहीं लगेंगे उस जीटीए की सर्विसेज के ऊपर। लेकिन अगर जीटीए फॉरवर्ड चार्ज में नहीं सप्लाई कर रहा है तब आपको आरसीएम में पे करना है 5% के हिसाब से। ठीक है, नाउ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आता है कि वो जो जीटीए है वो किसको सर्विसेज दे रहा है। तो यहां पर जीटीए किसी फैक्ट्री को सर्विस दे रहा है, एनी फैक्ट्री रजिस्टर्ड अंडर और गवर्न बाय द फैक्ट्रीज एक्ट 1948, किसी सोसाइटी को रजिस्टर्ड अंडर द सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860, या फिर किसी कोऑपरेटिव सोसाइटी को दे रहा है, या फिर डी है एनी पर्सन रजिस्टर्ड अंडर सीजीएसटी, आईजीएसटी, एसजीएसटी और यूटीजीएसटी, यानी जीएसटी में कोई रजिस्टर्ड पर्सन है उसको सर्विस दे रहा है, किसी बॉडी कॉर्पोरेट को सर्विस दे रहा है, किसी पार्टनरशिप फर्म को सर्विस दे रहा है, वेदर रजिस्टर और नॉट अंडर एनी लॉ इंक्लूडिंग एसोसिएट ऑफ पर्सन, या फिर किसी कैजुअल टैक्सेबल पर्सन को वो सर्विस दी जा रही है। ठीक है, इन दैट सिनेरियो आरसीएम की लायबिलिटी यहां पर आती है। लेकिन अब माइंड में आपके एक क्वेश्चन आएगा, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं जहां पे आपको थोड़ी सी कंफ्यूजन होगी। मान लीजिए मैंने एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाई, अभी नई नई कंपनी है और उसमें कुछ सेल नहीं हो रही, 2, 4, 5, 10 हज़ार रुपए की सेल हो रही है पूरे साल में। मतलब एक तरीके से बोल सकते हो कि वो डोरमेंट कंपनी है, उसमें कुछ काम नहीं हो रहा है, बॉडी कॉर्पोरेट है। मैंने उस कंपनी में जीटीए की सर्विस ली है, ठीक है, तो मेरी टर्नओवर जो है वो 20 लाख से कम है, तो मैं जीएसटी में रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया। मैंने अपनी उस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का जीएसटी में रजिस्ट्रेशन अभी नहीं करवाया है, बिकॉज मेरी टर्नओवर लिमिट है वो थ्रेशोल्ड के अंडर है, तो इसलिए मैंने भी उसका जीएसटी में रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया। लेकिन मैं चाहता हूं एज अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कि मैं एक जीटीए की सर्विस लूं और एक माल मुझको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना है, वो सर्विस मैं जीटीए की लूं। क्वेश्चन ये आता है कि सर अगर आप एक बॉडी कॉर्पोरेट हैं, अगर मैं एक प्राइवेट लिमिटेड का आपको एग्जांपल दे रहा हूं, तो मतलब मैं यहां पे फॉल हो गया, एनी बॉडी कॉर्पोरेट एस्टैब्लिश्ड अंडर बाय लॉ अंडर एनी लॉ। ठीक है, मैं रजिस्टर पर इसमें फॉल नहीं होऊंगा। देखो यहाँ पे एक पॉइंट नंबर डी है, एनी पर्सन रजिस्टर अंडर जीएसटी एक्ट, तो मैं जीएसटी में तो रजिस्टर्ड नहीं हूं ना सर, इसको तो आप क्रॉस कर दो। मैं रजिस्टर कहां पे हूं, मैं एक बॉडी कॉर्पोरेट हूं, मैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हूं तो मैं बॉडी कॉर्पोरेट हूं। क्वेश्चन ये आता है कि सर मैं जीएसटी में अगर रजिस्टर्ड ही नहीं हूं तो मैं आरसीएम में उसकी लायबिलिटी पे कैसे करूंगा। यहां पे आपको समझना पड़ेगा जीएसटी का एक सेक्शन नंबर 24 क्लॉज नंबर 3। सेक्शन 24 पहले तो जीएसटी का क्या बोलता है, कंपलसरी रजिस्ट्रेशन की बात करता है। क्लॉज नंबर 3 क्या बोलता है, अगर आपके ऊपर आरसीएम की कोई लायबिलिटी आती है तो आपके लिए मैंडेटरी है जीएसटी में रजिस्टर होना। इन दैट सिनेरियो अगर आपकी टर्नओवर लिमिट भी क्रॉस नहीं होती तो आपको रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है, अगर आप आरसीएम के अंदर आपको कोई लायबिलिटी पे करनी है तो। अब मेरे पास एज अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी दो ऑप्शन रह जाते हैं, या तो मैं ऐसे जीटीए सप्लायर से सर्विस लूं जो फॉरवर्ड चार्ज में हो जिससे कि मेरी आरसीएम में लायबिलिटी ना आए, या फिर मैं जीएसटी के अंदर रजिस्टर्ड हूं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा अगर आपके ऊपर आरसीएम की लायबिलिटी आती है तो आपकी थ्रेशोल्ड लिमिट जो है वो खत्म हो जाती है। इन दैट सिनेरियो आपको जीएसटी में रजिस्टर होना पड़ता है। सेक्शन 24 क्लॉज नंबर 3 आपको ये बात बोलता है कंपलसरी रजिस्ट्रेशन इन जीएसटी का। ठीक है, ध्यान रखिएगा, मैंने आपको ये एग्जांपल दे दिया। इसके साथ साथ लोकेटेड इन द टैक्सेबल टेरिटरी, लोकेटेड इन द टैक्सेबल टेरिटरी में वो लोकेट होना चाहिए। अब यहां पे मैं एक एग्जांपल आपको और दे देता हूं। मान लीजिए मेरी जो कंपनी है वो इंडियन कंपनी नहीं है, वो कौन सी कंपनी है, फॉरेन कंपनी है।
फॉरेन में, यूएस में मेरी कंपनी रजिस्टर्ड है, यूएस की आईएनसी है और मैं इंडिया से जीटीए की सर्विसेज ले रहा हूं, इन दैट सिनेरियो क्या वहां पर भी जीटीए में मेरे को लायबिलिटी पे करनी है? पहले तो आप ये चीज चेक करो कि फॉरेन कंपनी क्या बॉडी कॉर्पोरेट के अंदर कवर होती है या नहीं होती है। तो सर कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग बॉडी कॉर्पोरेट के अंदर इंडियन कंपनी भी कवर हो जाती है और फॉरेन कंपनी भी कवर हो जाती है, यानी मैं इसके अंदर ही फॉल कर जाऊंगा। लेकिन यहां पे एक कंडीशन और है, लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी। तो यूएस में जब रजिस्टर्ड है मेरी वो कंपनी, तो वो टैक्सेबल टेरिटरी से बाहर रजिस्टर्ड है, तो इन दैट सिनेरियो आरसीएम नहीं लगेगा उस वाले केस में। ठीक है, तो छोटी छोटी बातें होती हैं, ये प्रैक्टिकल चीजें जब आप काम करते हो तो आपको अंडरस्टैंडिंग मिलती है कि किस तरीके से ये प्रोविजन प्रैक्टिकली अप्लाई होता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा ये पूरा प्रोविजन जीटीए का। पहली चीज तो ये ध्यान रखनी है, जीटीए फॉरवर्ड चार्ज में रजिस्टर नहीं होना चाहिए। अगर फॉरवर्ड चार्ज में है तो वो 12% के हिसाब से आपसे जीएसटी चार्ज करेगा, आरसीएम में आपकी कोई लायबिलिटी नहीं आएगी। दूसरा पॉइंट ये है कि अगर आपकी आरसीएम में लायबिलिटी आती है तो आपकी टर्नओवर लिमिट जो है वो खत्म हो जाती है। अगर इवन तो जैसे मैंने आपको एक प्राइवेट लिमिटेड का एग्जांपल दिया था, आपके लिए मैंडेटरी है कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन करवाना। ठीक है, इन 2-3 इंपॉर्टेंट बातों का ध्यान रखिएगा, जीटीए की सर्विस पे आरसीएम किस तरीके से लगाया जाता है। और आरसीएम में जो आपको टैक्स देना होता है वो 5% होता है जीटीए के अंदर, और फॉरवर्ड चार्ज में जब जीटीए जाता है तो उसको 12% देना होता है आईजीएसटी, यानी 6% सीजीएसटी, 6% एसजीएसटी, और आईजीएसटी है तो 12% देना पड़ेगा। राइट, परफेक्ट सर। फर्स्ट एग्जाम्पल हमको क्लियर हो गया लिस्ट का सर्विसेज का, जीटीए की सर्विसेज। सेकेंड आता है services supplied by an individual advocate including a senior advocate or firm of advocate by way of legal service directly or indirectly, including where contract of provision of such service has been entered through another advocate or firm or by a firm of advocate by way of legal service to a business entity। देखो, कोई एडवोकेट की फर्म, और फर्म के अंदर इन्होंने एलएलपी भी इंक्लूड कर दी है, सो फर्म के अंदर एलएलपी भी इंक्लूड हो जाएगी, लेकिन वो एलएलपी कौन सी होनी चाहिए? एडवोकेट की एलएलपी होनी चाहिए। तो अगर वो कोई लीगल सर्विस दे रही है, किसको? किसी बिजनेस एंटिटी को, कोई कंसल्टेंसी सर्विस दी जा रही है, कोई बिजनेस सर्विस दी जा रही है किसी बिजनेस एंटिटी को, इन दैट सिनेरियो वहां पर आरसीएम के अंदर उस बिजनेस एंटिटी को टैक्स की पेमेंट करनी पड़ेगी। सो एनी बिजनेस एंटिटी लोकेटेड इन द टैक्सेबल टेरिटरी में जो होगी उसको यहां पर आरसीएम के अंदर टैक्स की लायबिलिटी पे करनी होगी। और सेम केस यहां पर भी आपका लगेगा। यहां पर देखो, 2 वर्डिंग्स का फर्क होता है। यहां ये नहीं लिखा रजिस्टर्ड पर्सन, इसका मतलब अगर कोई अनरजिस्टर्ड पर्सन है और वो अनरजिस्टर्ड पर्सन चाहता है कि मैं अपने बिजनेस के लिए सर्विसेज लूं, इन दैट सिनेरियो उसको आरसीएम में रजिस्टर होना पड़ेगा, मैंडेटरी रजिस्टर उसको होना पड़ेगा अगर बिजनेस के लिए वो कोई सर्विस लेना चाहता है तो। अनरजिस्टर्ड पर्सन, ठीक है, पर्सनल भाई लीगल सर्विस पर्सनल कैपेसिटी में भी ली जाती है ना, वहां पर नहीं अब आरसीएम की बात आएगी। यहां पर बात की जा रही है जो बिजनेस के लिए, टू अ बिजनेस एंटिटी जब कोई सर्विस ले रही है वहां पर टैक्सेबिलिटी की बात आ रही है। जब बिजनेस एंटिटी लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी कोई एडवोकेट की सर्विस लेती है तो उस बिजनेस एंटिटी के लिए मैंडेटरी है जीएसटी में रजिस्टर होना नहीं है, तो कंपलसरी आपको रजिस्टर होना पड़ेगा, तब आप जो आरसीएम में इसकी लायबिलिटी पे करेंगे। ठीक है सर। थर्ड पॉइंट आ जाता है सर्विसेज सप्लाई बाय एन आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल की जो सर्विसेज होती हैं किसी बिजनेस एंटिटी को जब वो दे रही है, तो इन दैट सिनेरियो एन आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल जो है एनी बिजनेस एंटिटी लोकेटेड इन द टैक्सेबल टेरिटरी, तो उस बिजनेस एंटिटी को यहां पर आरसीएम में टैक्स की पेमेंट करनी होती है। फोर्थ पॉइंट है सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय वे ऑफ स्पॉन्सरशिप टू एनी बॉडी कॉर्पोरेट और पार्टनरशिप फर्म। स्पॉन्सरशिप की सर्विसेज जब किसी बॉडी कॉर्पोरेट को दी जाती है, अब बॉडी कॉर्पोरेट में कौन कौन आता है? बॉडी कॉर्पोरेट में आपकी इंडियन कंपनीज आ जाएगी, फॉरेन की जो कंपनीज है वो आ जाएंगी, और पार्टनरशिप फर्म्स यहां पर आपकी आ जाएंगी। एनी बॉडी कॉर्पोरेट और पार्टनरशिप फर्म लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी, तो स्पॉन्सरशिप की सर्विसेज वहां पर भी आरसीएम के अंदर उस पार्टनरशिप फर्म को या फिर बॉडी कॉर्पोरेट को पे करना पड़ेगा जीएसटी इन दैट सिनेरियो। नेक्स्ट पॉइंट आता है, फिफ्थ पॉइंट इंपॉर्टेंट है, सर्विसेज सप्लाई बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी और लोकल अथॉरिटी टू अ बिजनेस एंटिटी। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट किसी बिजनेस एंटिटी को कोई सर्विस प्रोवाइड कर रही है, इन दैट सिनेरियो उस बिजनेस एंटिटी को जो है क्या पे करना होता है? आरसीएम के अंदर टैक्स की लायबिलिटी पे करनी होती है। लेकिन यहां पर गवर्नमेंट ने कुछ सर्विसेज को एक्सक्लूड किया है, ध्यान से समझिएगा। पहली सर्विस है रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी अगर आप कर रहे हो तो उस सिनेरियो में गवर्नमेंट वहां पर चार्ज करेगी नॉर्मल चार्ज के अकॉर्डिंग। दूसरा है सर्विसेज एज स्पेसिफाइड बिलो, सर्विसेज बाय द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट बाय वे ऑफ स्पीड पोस्ट, एक्सप्रेस पार्सल पोस्ट, लाइफ इंश्योरेंस एंड
एजेंसी की सर्विसेज प्रोवाइडेड टू अ पर्सन अदर देन सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरी और लोकल अथॉरिटी। यानी अगर सेंट्रल गवर्नमेंट स्पीड पोस्ट की, एक्सप्रेस पार्सल पोस्ट की, अच्छा नॉर्मल पोस्ट यहां पे कवर नहीं है, तो क्या नॉर्मल पोस्ट जब आप कर रहे हो वहां पे आरसीएम लगेगा? यस, नॉर्मल पोस्ट पे आरसीएम लगेगा, लेकिन स्पीड पोस्ट, एक्सप्रेस पार्सल पोस्ट, लाइफ इंश्योरेंस एंड एजेंसी सर्विसेज जो होती हैं इसके ऊपर आरसीएम नहीं लगेगा, बिकॉज यहां पे एक्सक्लूड लिखा हुआ है ना, इसको ध्यान से देखो, ये नीचे की जो पॉइंट्स हैं ये एक्सक्लूड कर दिए हैं आरसीएम से, तो इनके ऊपर आरसीएम नहीं लगाया जाएगा। नेक्स्ट हमारी सर्विस आ रही है जो गवर्नमेंट सर्विसेज दे रही है इन रिलेशन टू एयरक्राफ्ट और वेसल इनसाइड और आउटसाइड द प्रीसेंस ऑफ पोर्ट और एन एयरपोर्ट। उस सिनेरियो में भी आरसीएम नहीं लगेगा, नॉर्मल चार्ज के अंदर गवर्नमेंट वहां पर जीएसटी कलेक्ट करेगी। लास्ट है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स और सर्विस, यहां पर भी आरसीएम में टैक्स की पेमेंट नहीं होती है, गवर्नमेंट नॉर्मल चार्ज में करेगी। सर आपने देखा होगा काफी जगह पे ट्रांसपोर्टेशन जो होता है वहां पर स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट चार्ज नहीं करती है जीएसटी। वो इसलिए नहीं करती बिकॉज एग्जम्पशन नोटिफिकेशन के अंदर गवर्नमेंट इसको कवर कर लेती है। आरसीएम में से तो उसने हटा दिया कि रिसिपेंट को पे नहीं करना, गवर्नमेंट को ही कलेक्ट करना है, बट बिकॉज ऑफ एग्जम्पशन नोटिफिकेशन काफी सारी सर्विसेज जो पैसेंजर और गुड्स ट्रांसपोर्टेशन पे तो कलेक्ट करती है, पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन में गवर्नमेंट रियायत देती है, एग्जम्पशन नोटिफिकेशन की वजह से वहां पे आपसे जीएसटी कलेक्ट नहीं किया जाता है। सो ध्यान रखिएगा, फिफ्थ पॉइंट के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट जो है सर्विस दे रही है वहां पे आरसीएम की बात की जाती है, लेकिन इन 4 पॉइंट्स को छोड़ करके, इन 4 पॉइंट में आरसीएम नहीं लगता। रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी एंड सर्विसेज ऑफ स्पेसिफाइड बिलो, पहली है पोस्ट की सर्विसेज, एक्सप्रेस पोस्ट, स्पीड पोस्ट, लाइफ इंश्योरेंस और एजेंसी की सर्विसेज। उसके बाद एयरक्राफ्ट और वेसल से रिलेटेड सर्विसेज जो गवर्नमेंट दे रही है वहां भी आरसीएम नहीं लगता। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स और पैसेंजर की सर्विस गवर्नमेंट दे रही है वहां पे भी आरसीएम नहीं लगाया जाएगा, बिकॉज उसको यहां से एक्सक्लूड कर दिया गया पॉइंट नंबर 5 से। पॉइंट नंबर 5A गवर्नमेंट ने बाद में जाकर के ऐड किया, जहां पर गवर्नमेंट ने बोला कि सर्विसेज सप्लाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी और लोकल अथॉरिटी बाय वे ऑफ रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी टू अ पर्सन रजिस्टर्ड अंडर द सीजीएसटी एक्ट 2017। इन दैट सिनेरियो वहां पर जो रजिस्टर्ड पर्सन है उसको क्या देना पड़ेगा, यहां पर आरसीएम के अंदर टैक्स की लायबिलिटी पे करनी होगी। आपने जो 5th पॉइंट पढ़ा वहां पर सर्विस दी जा रही थी बिजनेस एंटिटी को। बिजनेस एंटिटी और रजिस्टर्ड पर्सन में क्या फर्क है? बिजनेस एंटिटी तो कोई भी पर्सन हो सकता है, चाहे वो रजिस्टर्ड हो जीएसटी में या ना हो, अगर वो पर्सन बिजनेस कर रहा है तो वो बिजनेस एंटिटी कहलाएगी। बट रजिस्टर्ड पर्सन इज अ डिफरेंट थिंग। जो पर्सन जीएसटी में रजिस्टर्ड है खाली वहीं पर ये आरसीएम का पॉइंट आएगा, ठीक है, अदरवाइज वहां पर आरसीएम का पॉइंट नहीं आएगा। बिकॉज आरसीएम देखो, अगर किसी बिजनेस एंटिटी को मान लीजिए जैसे मेरा एक बिजनेस है, आपको मैं एग्जांपल देता हूं, मेरा एक बिजनेस है, 5 लाख रुपए की मेरी टर्नओवर है, पूरे साल की 5 लाख रुपए की मेरी टर्नओवर है, और वो मैं जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं हूं, जरूरत ही नहीं है, मेरी टर्नओवर थ्रेशोल्ड लिमिट से काफी कम है, तो मैं जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं हूं, ठीक है। बात आती है मैं गवर्नमेंट से, क्या गवर्नमेंट से मैंने टेंडर वगैरह में मेरे को एक वो मिल गया, उनका जो भी हट होता है या मेट्रो स्टेशन पे मुझको मिल गई जगह, गवर्नमेंट की वो जगह थी और मैंने वो रेंट पर ले ली। क्वेश्चन आता है कि क्या आरसीएम के अंदर मुझको वहां पर जीएसटी पे करना पड़ेगा? देखो पहले पॉइंट नंबर 5A पढ़ो आप। 5A में लिखा हुआ है कि गवर्नमेंट कोई रेंट कर रही है इमूवेबल प्रॉपर्टी टू अ पर्सन रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी, तो वहां पर आरसीएम लग जाएगा, लेकिन मैं तो जीएसटी में रजिस्टर्ड ही नहीं हूं। फिर मैं पॉइंट नंबर 5 पढ़ूंगा। पॉइंट नंबर 5 में लिखा है कि जब कोई सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट सर्विस दे रही है तो वहां पर देना होता है, लेकिन वहां पर एक्सक्लूड कर दिया गया इमूवेबल प्रॉपर्टी को। तो अगर मैं बिजनेस के अंदर रजिस्टर्ड नहीं हूं और मैं रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी जो है वो गवर्नमेंट को दे रहा हूं, तो मुझे वहां पर आरसीएम में जीएसटी की लायबिलिटी पे करने की जरूरत नहीं है, पॉइंट नंबर 5 के अकॉर्डिंग, ठीक है। पॉइंट 5A में मैं फॉल नहीं करूंगा बिकॉज मैं रजिस्टर्ड नहीं हूं। पॉइंट 5 में मैं बिजनेस एंटिटी तो हूं, यहां पर तो कोई डाउट नहीं है, मैं बिजनेस एंटिटी हूं, इवन दो मैं रजिस्टर्ड पर्सन नहीं हूं, मैं बिजनेस एंटिटी हूं। बट पॉइंट नंबर 5 एक्सक्लूड कर देता है रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी को। तो इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि आपका जो केस है वो कौन से सिनेरियो में फॉल कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग आपको अपनी एप्लीकेबिलिटी आरसीएम की चेक करनी पड़ेगी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, पॉइंट नंबर 5AA सर्विसेज बाय वे ऑफ रेंटिंग ऑफ रेजिडेंशियल ड्वेलिंग टू अ रजिस्टर्ड पर्सन। ये भी अभी रिसेंटली ऐड हुआ है पॉइंट नंबर 5AA। रेजिडेंशियल ड्वेलिंग के केस में अगर आप कोई भी पर्सन, एनी पर्सन किसी रजिस्टर्ड पर्सन को रेजिडेंशियल ड्वेलिंग जो देता है, तो वहां पर भी जो रजिस्टर्ड पर्सन है उसको क्या करना होगा, वहां आरसीएम में लायबिलिटी को पे करना होगा। लेकिन यहां पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। कमर्शियल प्रॉपर्टी है सर, कमर्शियल प्रॉपर्टी को हमने जो है वो रेंट पे दिया, क्या कमर्शियल प्रॉपर्टी के केस में आरसीएम की बात आएगी? आंसर इज नो, कमर्शियल प्रॉपर्टी में आरसीएम की कोई बात नहीं आएगी। दूसरा, सर मैं रजिस्टर्ड पर्सन हूं, मैंने लिया एक रेजिडेंशियल ड्वेलिंग, लेकिन वो अपने खुद के रहने के लिए लिया है, वो पर्सनल कैपेसिटी में लिया है,
मैंने अपनी पर्सनल कैपेसिटी में लिया है। मैं जीएसटी में तो रजिस्टर्ड हूं, लेकिन मैंने अपने खुद के रहने के लिए, अपनी फैमिली के रहने के लिए वो घर लिया है, रेजिडेंशियल ड्वेलिंग। तो क्या वहां पर भी आरसीएम लगेगा? आंसर इज नो। गवर्नमेंट ने उसको एग्जम्पशन नोटिफिकेशन के अंदर डाला हुआ है कि अगर आप अपनी पर्सनल कैपेसिटी में, पर्सनल रहने के लिए ले रहे हो, वहां पर आपको आरसीएम में देने की जरूरत नहीं है और वो एग्जम्प्ट है। बेसिकली रेजिडेंशियल ड्वेलिंग के ऊपर जीएसटी लगता नहीं है। लेकिन रेजिडेंशियल ड्वेलिंग जहां पर लोग क्या कर रहे थे, रेजिडेंशियल ड्वेलिंग में अपना बिजनेस कर रहे थे, तो गवर्नमेंट ने बोला कि अगर आप बिजनेस पर्पस के लिए रेजिडेंशियल ड्वेलिंग का यूज कर रहे हैं तो वहां पे आपको आरसीएम में वहां लायबिलिटी पे करनी पड़ेगी। ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन और आता है, कोई रजिस्टर्ड पर्सन है, वो दूसरे रजिस्टर्ड पर्सन को रेजिडेंशियल ड्वेलिंग दे रहा है, रेजिडेंशियल ड्वेलिंग दे रहा है किस चीज के लिए? कमर्शियल पर्पस के लिए। देखो मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। मैं मान लीजिए विवेक हूं, मैंने रजत को मैं रजिस्टर्ड हूं जीएसटी के अंदर, मेरी फर्म है जीएसटी में, मैं जीएसटी में एक रजिस्टर्ड पर्सन हूं, मेरी एक बिल्डिंग है, मेरी पर्सनल बिल्डिंग है और रेजिडेंशियल ड्वेलिंग है, रेजिडेंशियल रहने के लिए मैंने वो बिल्डिंग बनाई और मैंने वो क्या करा, मैंने वो रेंट दे दिया, रेंट पे दे दिया। किसको? रजत को मैंने रेंट के ऊपर दे दिया। ठीक है। क्वेश्चन ये आता है, रजत उसका यूज कर रहा है बिजनेस पर्पस के लिए। क्वेश्चन इज दिस, यहां पर क्या आरसीएम लगेगा? पहली चीज तो ये, क्या यहां पर रेजिडेंशियल ड्वेलिंग पर जीएसटी लगेगा या नहीं लगेगा? तो जीएसटी तो लगेगा सर, बिकॉज रेजिडेंशियल ड्वेलिंग का यूज हो रहा है कमर्शियल एक्टिविटीज के लिए, तो एग्जम्पशन में आप फॉल नहीं कर पाओगे, एग्जम्पशन से बाहर आ गए हो। वो रजत जो है वो यूज कर रहा है बिजनेस पर्पस के लिए, वहां पर जीएसटी तो लगेगा। क्वेश्चन इज दिस, क्या मैं विवेक उसमें फॉरवर्ड चार्ज में जीएसटी पे करूंगा या रजत वहां पर रिवर्स चार्ज में जीएसटी पे करेगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सर इसका आंसर निकल के आता है, यहां पर आप देखेंगे एनी पर्सन लिखा हुआ है, एनी पर्सन। तो एनी पर्सन में तो रजिस्टर्ड पर्सन भी आ गया ना, यानी मैं विवेक, मैं रजिस्टर्ड हूं जीएसटी में, तो मैं भी तो इसके अंदर कवर हो जाऊंगा। दूसरा, यहां बात हो रही है रजत की, तो विवेक जब रजत को दे रहा है तो एनी रजिस्टर्ड पर्सन, वहां पर किसको पे करना है? रजिस्टर्ड पर्सन को आरसीएम में। इस पॉइंट में हम फॉल कर रहे हैं 5AA में, तो रजत जो कि रिसिपेंट है उस सर्विस का, रजत को आरसीएम में टैक्स की लायबिलिटी पे करनी है, इवन दो विवेक इज ए रजिस्टर्ड टैक्स पेयर। समझ में आया मैं क्या समझाना चाह रहा था? पॉइंट नंबर 5AA के अंदर कि अगर सप्लायर भी रजिस्टर्ड है और वो रेजिडेंशियल ड्वेलिंग दे रहा है, रेजिडेंशियल ड्वेलिंग दे रहा है रजत को, जो कि रजत क्या कर रहा है, कमर्शियल एक्टिविटी कर रहा है, बिजनेस एक्टिविटी कर रहा है, इन दैट सिनेरियो आरसीएम लगेगा वहां पर, रजत को वहां पर आरसीएम में टैक्स देना पड़ेगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट था, इसीलिए थोड़ा सा ज्यादा मैंने फोकस किया यहां पर। पॉइंट नंबर 5AA। 5B है, सर्विसेज सप्लाइड बाय एनी पर्सन बाय वे ऑफ ट्रांसफर ऑफ डेवलपमेंट राइट और फ्लोर स्पेस इंडेक्स इंक्लूडिंग एडिशनल एफएसआई फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ अ प्रोजेक्ट बाय अ प्रोमोटर। तो इन दैट सिनेरियो जो प्रोमोटर है, एनी पर्सन कोई भी सर्विस दे रहा है, जो प्रोमोटर है, प्रोमोटर एज ए रिसिपेंट जो है वहां पर टैक्स जीएसटी की पेमेंट करेगा। पॉइंट नंबर 5C है, लॉन्ग टर्म लीज ऑफ लैंड 30 ईयर और मोर बाय एनी पर्सन अगेंस्ट कंसिडरेशन इन द फॉर्म ऑफ अपफ्रंट अमाउंट। आपने 30 साल की लीज के लिए दे दिया अपफ्रंट अमाउंट वहां पर, जिसको प्रीमियम बोल लो, आप सलामी बोल लो, कॉस्ट प्राइस डेवलपमेंट चार्ज और बाय एनी अदर नेम, कुछ भी बोल लो। 30 साल से ज्यादा की लीज पर आप जो है वो दे रहे हो, इन दैट सिनेरियो जो प्रोमोटर है, प्रोमोटर को एज ए रिसिपेंट वहां पर जीएसटी उसके ऊपर देना पड़ेगा। एनी पर्सन कोई भी सर्विस दे रहा है, जो प्रोमोटर है उसको वहां पर क्या है, देना पड़ेगा यहां पर जीएसटी आरसीएम के अंदर। पॉइंट नंबर 6 है, सर्विसेज सप्लाई बाय डायरेक्टर। इसके अंदर भी चेंज आया था। अच्छा, मैं आपको चेंजेस शायद बता नहीं रहा हूं, ये सारी चीजें अपडेटेड ही आप समझ रहे हो। ठीक है, तो कहां का चेंज, इसमें भी चेंज आया है वो मैं भी बताऊंगा। सर्विसेज सप्लाई बाय डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी और अ बॉडी कॉर्पोरेट टू द सेड कंपनी और द बॉडी कॉर्पोरेट। तो जो डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी या किसी बॉडी कॉर्पोरेट का जो डायरेक्टर है, जब वो डायरेक्टर की कैपेसिटी में कोई सर्विस दे रहा है, यहां पर कोर्ट के अंदर भी ये केस गया जहां पर डायरेक्टर अगर कोई पर्सनल कैपेसिटी में कोई दे रहा है, जैसे डायरेक्टर का एक घर है, मैं मान लो XYZ प्राइवेट लिमिटेड का मैं एक डायरेक्टर हूं, मेरी एक प्रॉपर्टी है और वो प्रॉपर्टी में उस कंपनी को रेंट पे दे रहा हूं, तो वो प्रॉपर्टी मेरे नाम पे है, कंपनी के नाम पे नहीं है। उस देखो, कंपनी की सेपरेट लीगल आइडेंटिटी होती है, कंपनी अलग है, डायरेक्टर अलग है। तो प्रॉपर्टी मेरे नाम पे है, एज अ डायरेक्टर जब मैं कंपनी को दे रहा हूं तो वहां पर आरसीएम की बात आ जाती थी। तो यहां पर कोर्ट में भी केस गया, गवर्नमेंट के पास भी क्वेरीज गई कि सर यहां तो मैं अपनी पर्सनल कैपेसिटी में दे रहा हूं ना वो चीज रेंट उस कंपनी को, तो आरसीएम की बात क्यों आ रही है यहां पर? तो गवर्नमेंट ने इसी से रिलेटेड 50th जीएसटी काउंसिल मीटिंग में एक अपडेट दी, मीटिंग जो कि 11 जुलाई 2023 को हुई थी। इट हैज बीन डिसाइडेड दैट सर्विसेज सप्लाई बाय डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी टू द कंपनी इन देयर पर्सनल और प्राइवेट कैपेसिटी में, मेरे भाई अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी है जो मैंने बाय की थी वो मैं कंपनी को दे रहा हूं,
तो वहां पे तो आपको आरसीएम नहीं लेना चाहिए ना, विल नॉट बी टैक्सेबल अंडर आरसीएम। हाउएवर नोटिफिकेशन फॉर दिस, अच्छा नोटिफिकेशन नहीं आई है, गवर्नमेंट ने काउंसिल मीटिंग में तो इसको बता दिया था, बट मैंने सर्च किया तो मुझे नोटिफिकेशन इससे रिलेटेड अभी तक मिली नहीं है सीबीएसई की वेबसाइट पे। तो जैसे ही नोटिफिकेशन आएगी मैं जरूर बताऊंगा, अगर आपको पता चलता है मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं डिस्क्रिप्शन में जो है अपडेट कर दूंगा इसका स्टेटस कि कब वो नोटिफिकेशन, ये वाली जो है डायरेक्टर वाली पर्सनल कैपेसिटी वाली, वो नोटिफिकेशन कब आई है और कब से वो इफेक्ट में होगी। काउंसिल मीटिंग में से डिसाइड हो चुका है, बहुत जल्दी नोटिफिकेशन आ जाएगी इसकी भी, ठीक है। उसके बाद 7 पॉइंट आता है सर्विसेज सप्लाई बाय इंश्योरेंस एजेंट टू पर्सन कैरिंग ऑन इंश्योरेंस बिजनेस। तो इंश्योरेंस एजेंट जो कंपनी को सर्विस देता है वहां पर इंश्योरेंस कंपनी की आरसीएम में उस पर टैक्स लायबिलिटी आती है। 8 है सर्विस सप्लाई बाय रिकवरी एजेंट टू अ बैंकिंग कंपनी और ऑफ एनबीएफसी। तो यहाँ पर जो बैंकिंग कंपनी है उसके ऊपर लायबिलिटी आती है आरसीएम के अंदर टैक्स पे करने की। 9th पॉइंट है सर्विसेज ऑफ बाय अ म्यूजिक कंपोजर, फोटोग्राफर, आर्टिस्ट और लाइक बाय वे ऑफ ट्रांसफर और परमिटिंग द यूज ऑफ enjoyment of a copyright cover under 13(1)(a) of Copyright Act 1957 related to original dramatic music or artistic work to a company, producer or लाइक। तो जो आर्टिस्ट है, कंपोजर है, वो जो अपने म्यूजिक को के राइट्स ट्रांसफर करते हैं कंपनीज को, तो उस केस में जो कंपनीज है रिसिपेंट हैं उनको क्या करना है, आरसीएम के अंदर यहाँ पर जीएसटी की पेमेंट करनी है। पॉइंट नंबर 9A आता है सप्लाई ऑफ सर्विस बाय ऑथर बाय वे ऑफ ट्रांसफर और परमिटिंग द यूज और इंजॉयबल ऑफ अ कॉपीराइट कवर। तो जैसे यहाँ पर आपके आर्टिस्ट थे, पॉइंट 9A के अंदर ऑथर को कवर किया गया है, तो ऑथर जो लिटरेसी वर्क दे रहा है वहाँ पर जो पब्लिशर है located in taxable territory that nothing contained in this entry shall apply where the author is a registered person under GST and filed a declaration। अच्छा यहाँ पर एक important point है कि पब्लिशर को देना है, लेकिन अगर ऑथर जो है वो रजिस्टर्ड पर्सन है जीएसटी के अंदर और फाइल कर देता है एक डिक्लेरेशन दैट ही एक्सरसाइज द ऑप्शन टू पे अंडर फॉरवर्ड चार्ज, pay the tax under forward charge and he shall not withdraw the option within 1 year from the date of exercising option, the author makes a declaration to issue the invoice to the publisher in form GST INV1। तो यहाँ पर भी जीटी की तरह ही काम है। देखो अगर ऑथर फॉरवर्ड चार्ज के अंदर ऑप्ट कर लेता है और ऑथर उसके ऊपर जीएसटी की लायबिलिटी पे करता है, इन दैट सिनेरियो पब्लिशर को वहां पर जीएसटी पे करने की जरूरत नहीं होती है। लेकिन अगर ऑथर फॉरवर्ड चार्ज ऑप्ट नहीं करता तब जो है पब्लिशर की लायबिलिटी आती है आरसीएम के अंदर वहां पर जीएसटी पे करने की, इसका ध्यान रखिएगा। पॉइंट नंबर 9A। पॉइंट नंबर 10 आता है सप्लाई ऑफ सर्विसेज बाय मेंबर ऑफ ओवरसीइंग कमेटी टू रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो मेंबर्स ऑफ जो ओवरसीइंग कमेटी कंस्टिट्यूट बाय आरबीआई की जो कमेटी है, एक ओवरसीइंग कमेटी, उसके जो मेंबर सर्विस देते हैं आरबीआई को, वो सर्विसेज भी आरबीआई को वहां पे करना होता है आरसीएम के अंदर उसकी टैक्स लायबिलिटी। पॉइंट नंबर 11 है सर्विसेज सप्लाई बाय इंडिविजुअल डीएसए जो होते हैं, काफी सारे इंडिविजुअल क्या करते हैं डीएसए की सर्विस, डीएसए क्या करवाते हैं, बेसिकली बैंक के लोन वगैरह, एजेंट्स होते हैं जो बैंक्स के लोन वगैरह करवाते हैं। अदर देन अ बॉडी कॉर्पोरेट और पार्टनरशिप और एलएलपी फर्म टू बैंक और एनबीएफसी। देखो तो बॉडी कॉर्पोरेट को यहाँ से हटा दिया, यानी किसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, इंडियन प्राइवेट कंपनी भी और फॉरेन की कंपनी भी, उसको भी हटा दिया यहाँ से, एलएलपी को भी हटा दिया, पार्टनरशिप फर्म को भी हटा दिया। इन सिनेरियोज में फॉरवर्ड चार्ज ही लगेगा, इन कंपनी को फॉरवर्ड चार्ज में जीएसटी चार्ज करना है। इसके अलावा जैसे कोई प्रोप्राइटरशिप कंसर्न है, कोई इंडिविजुअल है, अगर वो डीएससी की सर्विसेज दे रहा है एनबीएफसी को या बैंक को, उस सिनेरियो में खाली आपका आरसीएम लगेगा, बैंक को या एनबीएफसी को वहां पर आरसीएम में टैक्स देना पड़ेगा। पॉइंट नंबर 12 है सर्विसेज बाय वे ऑफ बिजनेस फैसिलिटेटर। तो जिस तरीके से डीएसए होते हैं, डीएसए बेसिकली लोन का काम कराते हैं, बिजनेस फैसिलिटेटर जो होते हैं वो लोगों के बैंक अकाउंट वगैरह खोलना है, छोटी छोटी सर्विसेज के काम करते हैं। तो यहां पर भी बैंक को जो है, अगर बिजनेस फैसिलिटेटर बैंक को सर्विस देता है तो बैंक को वहां पर आरसीएम में वहां पर जीएसटी पे करना होता है। 13 है सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एजेंट ऑफ बिजनेस कॉरेस्पॉन्ड टू बिजनेस कॉरेस्पॉन्ड। तो बिजनेस कॉरेस्पॉन्डिंग के जो एजेंट्स होते हैं वो बिजनेस कॉरेस्पॉन्डिंग को जो सर्विस दे रहे हैं, तो वहां पर जो बिजनेस कॉरेस्पॉन्ड है उसको वहां पर क्या करना, जो टैक्सेबल टेरिटरी में लोकेट होना चाहिए उसको आरसीएम में टैक्स यहां पर देना होता है। पॉइंट नंबर 14, ये भी रिसेंटली ऐड हुआ था, मतलब रिसेंटली नहीं, थोड़ा टाइम हो चुका है वैसे। सिक्योरिटी की जो सर्विसेज है, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय वे ऑफ सप्लाई ऑफ सिक्योरिटी पर्सनल प्रोवाइडेड टू अ रजिस्टर्ड पर्सन। जब आप किसी रजिस्टर्ड पर्सन को दे रहे हो तो इन दैट सिनेरियो आरसीएम लगता है और वो जो रजिस्टर्ड पर्सन है उसको यहाँ पर देना पड़ता है। प्रोवाइडेड दैट नथिंग कंटेन इन दिस एंट्री शैल अप्लाई टू अ पर्सन रजिस्टर्ड ओनली फॉर द पर्पस ऑफ मेकिंग टीडीएस अंडर सेक्शन 51 बट नॉट फॉर द सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज। डिपार्टमेंट एस्टैब्लिश फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी, गवर्नमेंट एजेंसीज, रजिस्टर्ड पर्सन रजिस्टर्ड अंडर कंपोजिशन स्कीम अंडर सेक्शन 10। सो सिक्योरिटी की जो सर्विसेज दी जा रही हैं वहां पर आरसीएम लगेगा, लेकिन अगर सिक्योरिटी की सर्विसेज इन एंटिटीज को दी जा रही हैं
तो वहां पर ये वाली एंट्री नहीं लगेगी, आप इसमें फॉल नहीं करोगे। फॉरवर्ड चार्ज में जो वो कंपनी है उसको ही वहां पर जीएसटी पे करना पड़ेगा। इसके अलावा किसी कंपनी को, किसी नॉर्मल पर्सन को, किसी रजिस्टर्ड पर्सन को, बेसिकली अगर मैं बोलूं किसी रजिस्टर्ड पर्सन को जब सिक्योरिटी की सर्विसेज दी जाती हैं तो अब वहां पर आरसीएम के अंदर रिसिपेंट को टैक्स की लायबिलिटी पे करनी होती है। तो लेकिन ये सिनेरियो चेंज हो जाता है अगर आप टीडीएस एंटिटी को दे रहे हो, गवर्नमेंट एंटिटी को दे रहे हो, गवर्नमेंट एजेंसीज को दे रहे हो, या लोकल अथॉरिटीज को दे रहे हो, या कंपोजिट सप्लाई को दे रहे हो। वहां पर सिनेरियो चेंज हो जाता है, वहां पर फॉरवर्ड चार्ज में जो सप्लायर है उसको ही वहां पर जीएसटी देना होता है। ठीक है, चलिए गाइस नेक्स्ट पॉइंट को डिस्कस करते हैं। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय वे ऑफ रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल प्रोवाइडेड टू अ बॉडी कॉर्पोरेट। तो रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल की अगर मैं बात करूं तो पहले आपको इसका कंसेप्ट क्लियर कर देता हूं। रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल जो यहां पर कवर है, रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल आप पैसेंजर के लिए भी कर सकते हो, पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन के लिए, यानी वो मोटर व्हीकल जो कि पैसेंजर को ट्रांसपोर्ट करता है, या फिर गुड्स को भी ट्रांसपोर्टेशन के लिए हो सकता है। तो गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन के थ्रू क्या किया, गुड्स को यहां से रिमूव कर दिया। जो आरसीएम के अंदर एंट्री है, यहां पे मोटर व्हीकल का मतलब जो गवर्नमेंट ने डिफाइन किया वो बोला वो मोटर व्हीकल जिसमें पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन होता है, और गुड्स के ट्रांसपोर्टेशन को यहां से क्या करा, रिमूव कर दिया। तो ध्यान रखिएगा जो सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही है रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल, वहां पर पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन की जो है वो आएगा। जेसीबी वगैरह हो गया या और गुड्स के ट्रांसपोर्टेशन के जो ट्रक्स वगैरह हो गए वो रेंटिंग किए जा रहे हैं, वहां पर आरसीएम का पॉइंट नहीं आएगा। अब समझिए रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल का जो कंसेप्ट होता है, यहां पर दो रेट चलते हैं जीएसटी के। एक रेट होता है 12% विद आईटीसी, 12% विद आईटीसी। आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा सर मोटर व्हीकल का तो आईटीसी मिलता ही नहीं है, लेकिन अगर आप ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर करते हैं इन दैट सिनेरियो आपको मोटर व्हीकल का सेक्शन 17(5) अलाउ कर देता है आईटीसी। तो ठीक है, इस चीज में कंफ्यूज मत होना। एक रेट होता है 12% विद आईटीसी, एक रेट होता है 5% विदाउट आईटीसी, 5% विदाउट आईटीसी। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है, गवर्नमेंट ने यहां पर फिर से कट लगा दिया कि अगर आप 12% विद आईटीसी में हो तो आप यहां पे कवर नहीं होगे, तो आपको फॉरवर्ड चार्ज के अंदर जीएसटी देना पड़ेगा। फॉरवर्ड चार्ज में आपको जीएसटी जो है वो देना पड़ेगा अगर आप 12% में फॉल करते हो। 5% विदाउट आईटीसी वाला ऑप्शन अगर आप ऑप्ट कर रहे हो तो ऑब्वियसली जब आप आरसीएम में अगर फॉल कर जाते हो तो जो रिसिपेंट है, रिसिपेंट वहां पर 5% जीएसटी पे करेगा। ठीक है, तो अब कंडीशन को ध्यान से पढ़िएगा। एनी पर्सन अदर देन अ बॉडी कॉर्पोरेट, यहां पर सर्विस कौन दे रहा है, कोई भी पर्सन अदर देन अ बॉडी कॉर्पोरेट। तो सबसे पहली चीज तो आप माइंड में ये रखिए कि अगर कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है और वो रेंटिंग ऑफ पैसेंजर गुड्स का करती है, मेरी मान लीजिए ABCD प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, और मेरी जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है वो कैब्स प्रोवाइड करती है एम्प्लॉयज को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए। 1000 कैब्स है मेरी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की, वो ये सर्विस प्रोवाइड करती है। मैं यहाँ पर एंट्री नंबर 15 के अंदर आया और चेक करने के लिए गया कि क्या रिसिपेंट लायबल है या मैं लायबल हूँ। तो यहाँ पर सप्लायर में मैंने एक चीज़ पढ़ी, एनी पर्सन अदर देन अ बॉडी कॉर्पोरेट। तो मैं तो बॉडी कॉर्पोरेट हूँ, मैं तो इस एंट्री के अंदर फॉल ही नहीं कर पा रहा, इसलिए मुझे फॉरवर्ड चार्ज के अंदर ही वहाँ जाना पड़ेगा। जो भी रेट मैंने ऑप्ट किया उसके अकॉर्डिंग मुझको फॉरवर्ड चार्ज में देना पड़ेगा। लेकिन वहीं पर अगर मैं एग्जाम्पल थोड़ा सा चेंज करूँ, मैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं हूं, मैं एक प्रोप्राइटरशिप कंसर्न हूं, मैं एक इंडिविजुअल हूं, मैं प्रोप्राइटरशिप कंसर्न हूं। मेरे 1000 कैब्स है डिफरेंट कंपनीज में लगी है गुड़गांव की, वहां पर मैं एम्प्लॉयज को पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन एक जगह से दूसरी जगह करवाता हूं। पैसेंजर को वहां पर कंपनीज में मैंने अपनी गाड़ी लगाई हुई है, पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन का काम मैं करता हूं। मैंने जो रेट ऑप्ट किया हुआ है वो 5% का ऑप्ट किया हुआ है, यानी मैं एक इंडिविजुअल हूं, प्रोप्राइटरशिप कंसर्न हूं, मैंने 5% का रेट ऑप्ट किया हुआ है और मैं एलिजिबल हूं सेक्शन 17(5) के अंदर आईटीसी को क्लेम करने के लिए। इन दैट सिनेरियो अगर मैं गुड़गांव में जो मेरी कंपनीज हैं वो भी बॉडी कॉर्पोरेट है, मैं एक प्रोप्राइटर हूं, ध्यान से देखिएगा, मैं एक प्रोप्राइटर हूं यानी इंडिविजुअल हूं, और मैं जो गुड़गांव में कंपनी को सर्विस दे रहा हूं वो बॉडी कॉर्पोरेट है, तब जाकर के आरसीएम अप्लाई होगा। मान लो मैं एक प्रोप्राइटर हूं, मेरी 1000 कैब है, गुड़गांव की कंपनीज में लगी हैं, लेकिन 1000 में से गुड़गांव की कंपनीज को मैं थोड़ा सा वर्ड हटाता हूं, कंपनीज की जगह 1000 कैब जो मेरी लगी है वो एक प्रोप्राइटरशिप कंसर्न के अंदर लगी हुई है। इन दैट सिनेरियो मैं इस एंट्री में फॉल नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि बिकॉज सर्विस टू एनी बॉडी कॉर्पोरेट को जब मैंने सर्विस दी है, यानी गुड़गांव की प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या फिर फॉरेन की कंपनी है, बॉडी कॉर्पोरेट वो अगर है, तभी यहां पर मेरा आरसीएम का कंसेप्ट एप्लीकेबल होगा। अगर मैं वो सर्विस दे रहा हूं किसी इंडिविजुअल को, तब यहां पर इस एंट्री में मैं फॉल नहीं कर पाऊंगा, और अगर मेरे पर एप्लीकेबल है तो फॉरवर्ड चार्ज में मुझको वहां पर देना पड़ेगा जीएसटी। ठीक है, तो आरसीएम की लायबिलिटी कब आएगी? सप्लायर के लिए 3 कंडीशन है। सप्लायर पहली चीज तो अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट होना चाहिए, सप्लायर ने 5% का रेट ऑप्ट किया हो,
प्लस सप्लायर जो है वो एलिजिबल हो इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करने के लिए। साथ ही में रिसिपेंट के लिए क्या कंडीशन है, जो रिसिपेंट है जिसको आप सर्विस दे रहे हो वो भी एक बॉडी कॉर्पोरेट होनी चाहिए। अगर ये कंडीशंस फॉलो होती हैं तो आप एंट्री नंबर 15 में आओगे और इन दैट सिनेरियो सप्लायर को नहीं, आई एम सॉरी, रिसिपेंट को आरसीएम के अंदर यहां पर जीएसटी पे करना पड़ेगा। गेटिंग माय पॉइंट? तो काफी सारी कंडीशंस है रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल के अंदर, वो ध्यान रखिएगा। और रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल में गुड्स नहीं आएगा, गुड या जेसीबी ट्रक्स वगैरह नहीं, टेम्पू ये कवर नहीं होंगे। जो पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन के जो मैंने आपको एग्जांपल दिया लाइक कैब्स, वो यहां पर आपकी कवर हो जाएंगी। ठीक है, इन चीजों का ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला। पॉइंट नंबर 16 है सर्विसेज ऑफ लैंडिंग ऑफ सिक्योरिटीज अंडर सिक्योरिटी लैंडिंग स्कीम 1977 ऑफ द सेबी की ये स्कीम है कोई। तो इसके अंदर जो लेंडर जो सर्विस दे रहा था, जो बोरोवर है, दैट इज द पर्सन हु बोरो द सिक्योरिटी अंडर द स्कीम थ्रू एन अप्रूव इंटरमीडियरी ऑफ सेबी। तो जो बोरोवर है, बोरोवर को आरसीएम के अंदर वहां पर जीएसटी की लायबिलिटी पे करनी पड़ेगी। उसके बाद बारी आती है आईजीएसटी के अंदर भी सेम नोटिफिकेशन हमारी आई थी। आईजीएसटी में सारे पॉइंट्स हमारे कॉपी पेस्ट हैं। 2 एक्स्ट्रा पॉइंट थे, उनको समझ लीजिए। पहला एक्स्ट्रा पॉइंट था एनी सर्विसेज सप्लाई बाय एनी पर्सन हु इज लोकेटेड इन द नॉन टैक्सेबल टेरिटरी टू एनी पर्सन अदर देन नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रिसिपेंट। यानी कोई भी पर्सन जो कि लोकेटेड है नॉन टैक्सेबल टेरिटरी। नॉन टैक्सेबल टेरिटरी का अगर मैं सिंपली आपको मतलब समझाऊं, इंडिया के बाहर आप ले सकते हो जहां पर टैक्स नहीं लगता। वैसे ये मतलब नहीं होता इंडिया के बाहर, मैं आपको सिंप्लिसिटी के लिए समझा रहा हूं। मान लीजिए यूएसए में कोई पर्सन बैठा हुआ है, तो वो कोई सर्विस सप्लाई कर रहा है, ठीक है, यानी वो पर्सन एंटिटी में बैठा हुआ है, वो सर्विस सप्लाई कर रहा है किसको, एनी पर्सन लोकेटेड इन द टैक्सेबल टेरिटरी अदर देन नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रिसिपेंट। तो इंडिया में मेरा एक रजिस्टर्ड बिजनेस है, मुझे वो सर्विस प्रोवाइड की जा रही है, तो इन दैट सिनेरियो आरसीएम में वहां पे लायबिलिटी मेरे को पे करनी पड़ेगी उस ट्रांजेक्शन के ऊपर। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। मान लीजिए यूएसए से मैंने कोई डोमेन खरीदा, यूएसए की कंपनी थी, मैंने वेबसाइट के लिए डोमेन खरीदा और वहाँ पे मैंने $100 की पेमेंट कर दी। तो $100 की पेमेंट करी, उसको आईएनआर में कन्वर्ट करो और आरसीएम के अंदर मुझे उसके ऊपर लायबिलिटी पे करनी पड़ेगी, बिकॉज मैं एक रजिस्टर्ड पर्सन हूँ, डोमेन मैंने अपने बिजनेस के लिए खरीदा है। ठीक है, अगर मैं वो पर्सनल पर्पस के लिए खरीद रहा हूँ, देखो अगर आप जो है टैक्सेबल टेरिटरी में हो अदर देन नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रिसिपेंट, मैं अपनी पर्सनल कैपेसिटी में, मान लो मैं गेम खेलता हूँ, मुझे गेम का बहुत शौक है और मैंने बोला एक गेम खरीदनी है मेरे को। मैंने यूएसए की एक कंपनी थी, मैंने उसकी वो पबजी वाली गेम, जो भी पबजी तो फ्री में अवेलेबल है, पेड गेम कौन सी, गॉड ऑफ वॉर मान लो पेड गेम है, मैंने गॉड ऑफ वॉर खरीदी। तो मैंने वहाँ पर गॉड ऑफ वॉर के जो भी $35, $40, $50, $100 जितने की भी है वो, मैंने वो अमाउंट पे कर दिया। तो मैं जब पर्सनल कैपेसिटी में खरीद रहा हूँ तो मैं नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रिसिपेंट हो गया, वहाँ पर आरसीएम नहीं लगेगा। लेकिन दूसरा एग्जाम्पल जो मैंने आपको बताया, मान लीजिए मैंने एक डोमेन खरीदा, यूएसए की कंपनी थी, डोमेन रजिस्ट्रार वहाँ का था, वहाँ से मैंने डोमेन खरीदा, $100 की पेमेंट मैंने कर दी, वहाँ पर आरसीएम लगेगा? यस, वहाँ पे लग जाएगा, बिकॉज ये कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई। जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है डोमेन की, वो तो एंटिटी में है, नॉन टैक्सेबल टेरिटरी में, जिसको प्रोवाइड कर रहा है मैं, मेरा बिजनेस कहाँ पर है, इंडिया में है, यानी टैक्सेबल टेरिटरी में है। अदर देन नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रिसिपेंट, तो मैं नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रिसिपेंट तो नहीं हूँ, मैं तो बिजनेस में, मेरा जीएसटी में बिजनेस है इंडिया के अंदर, तो मैं तो टैक्सेबल रिसिपेंट हूँ। तो इन दैट सिनेरियो यहाँ पर आरसीएम के अंदर मुझको आईजीएसटी पे करना पड़ेगा। आईजीएसटी के अंदर ये नोटिफिकेशन आई है, ये नोटिफिकेशन है, आईजीएसटी में मुझको पे करना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा एक नोटिफिकेशन और थी यहाँ पर आईजीएसटी के अंदर, सर्विसेज सप्लाई बाय अ पर्सन लोकेटेड इन नॉन टैक्सेबल टेरिटरी बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स। नॉन टैक्सेबल टेरिटरी में मान लो यूएस से मेरे को कोई माल मंगाना है, कोई गुड्स मेरे को यूएसए से मंगानी है, तो यूएसए से मैंने माल मंगाया, तो माल जो मैंने मंगाया ओशन फ्रेट आया होगा, यूएसए की कोई कंपनी थी, उसको मैंने ट्रांसपोर्टेशन का पूरा वो चार्ज दे दिया। तो जो भी ओशन का फ्रेट था, उस ओशन फ्रेट के ऊपर क्या होता है, जीएसटी इंपोर्टर को पे करना होता है, इंपोर्टर को पे करना होता है, अ पर्सन लोकेटेड इन नॉन टैक्सेबल टेरिटरी। तो मैंने जहाँ से भी माल मंगाया, यूएस से या कहीं से भी माल मंगाया, इंडिया में जो माल आया, तो जो ओशन फ्रेट है उसके ऊपर क्या लगता है, जीएसटी आरसीएम के अंदर पे करना होता है। लेकिन यहाँ पे एक छोटी सी दिक्कत ये आ रही थी, कस्टम ड्यूटी जो पे होती है, उसकी जो असेसेबल वैल्यू निकाली जाती है, उसके अंदर भी फ्रेट को इंक्लूड कर दिया जाता है। यानी आप जो कस्टम ड्यूटी ले रहे हो, वहां पर भी फ्रेट इंक्लूड करके उस पर भी कस्टम ड्यूटी चार्ज कर रहे हो, जीएसटी के अंदर भी रिसिपेंट से आप जो है उसके ऊपर दोबारा से चार्ज कर रहे हो, तो ये डबल टैक्सेशन हो गया। इसके लिए कोर्ट में केसेस गए और उसके बाद फाइनली डिसाइड हुआ। तो सेटल्ड पोजीशन आज की डेट में ये है, गवर्नमेंट ने चेंज किया, नोटिफिकेशन लाई 1 अक्टूबर 2022 से गवर्नमेंट ने ओमिट कर दी ये वाली एंट्री। नोटिफिकेशन नंबर 13/2023 आप पढ़ेंगे आईजीएसटी रेट की, तो आपको मिल जाएगा ये वाली एंट्री अब ओमिट हो चुकी है। यानी अब आपको आरसीएम के अंदर
यहाँ पर कुछ भी पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। हाँ, कस्टम ड्यूटी जो आप पे करते हो उसके असेसेबल वैल्यू फ्रेट इंक्लूड करके वो आपको पे करना पड़ेगा। आरसीएम में आपको ओशन फ्रेट के ऊपर अब लायबिलिटी पे करने की जरूरत नहीं है। ये अपडेट आपकी थी, रिसेंटली अपडेट आई है, 1 अक्टूबर से ये अप्लाई हो चुका है, ओमिटेड हो चुका है। कब से? 1 अक्टूबर से ये ओमिट हो चुका है 2023 से, इसको नोट कर लीजिएगा। तो अब जो है यहाँ पर एक एक्स्ट्रा एंट्री बची है आपकी आईजीएसटी के अंदर। बाकी सर्विसेज हमने पढ़ ली सारी, गुड्स मैंने आपको समझा दी। आशा करता हूँ आपको पूरा सेशन समझ में आया होगा। कोई भी डाउट अभी भी रह जाता है तो मुझसे जरूर पूछेगा। थैंक यू सो मच गाइस फॉर ज्वाइनिंग टुडे सेशन। हैव अ ग्रेट टाइम। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।